नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आज वरिष्ठ नागरिक ही बदल सके नोट। बैंक कर्मियों पर सरकारी नियमों के उल्लंघन का आरोप। बैंकों में नहीं पहुंचा शादी सर्कुलर। नोटबंदी से आदिवासियों पर आफत। छोटे नोट के अभाव में रोजमर्रा के कामों में बाधा। व्यापारियों से नहीं मिल रहे अनाज के बदले पैसे। ढाई लाख से ज्यादा के डिपॉजिट पर कार्रवाई शुरू। आयकर विभाग ने भेजे नोटिस। आय के स्रोतों की मांगी जानकारी। छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में उपचुनाव। लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों पर मतदाताओं का दिखा जोश। 22 नवंबर को मतों की गिनती। और चाइना ओपन बैडमिंटन के फाइनल में पीवी सिंधु खिताबी मुकाबले में। रविवार को चीन की सून यू से भिड़ंत। विशाखापट्टनम टेस्ट में भारत को 298 रनों की बढ़त। बैंकों ने शनिवार को बुजुर्गों के लिए नोट बदलने का काम किया। वहीं अपनी ब्रांच के ग्राहकों के कामकाज को निपटाया। वहीं एटीएम में आज भी लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। इस बीच कई बैंकों में शादी के लिए 2.5 लाख कैश निकालने से जुड़ा दिशा निर्देश नहीं पहुंचने से लोग परेशान हैं। बैंकों में शनिवार को कतार में बुजुर्ग ही नजर आए। बैंकों ने केवल वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए उनके 500 और 1000 के नोट बदले। हालांकि उनकी शिकायत है कि बैंक कर्मी सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों पर अमल नहीं कर रहे हैं। 24,000 का अनाउंसमेंट हो गया कि 24,000 निकलेंगे, लेकिन नहीं निकल रहे हैं। 2,000 4,000 निकल रहे हैं। तो मतलब ऊपर से कहा कुछ जा रहा है, हो रहा है बैंक में कुछ। हमारे घुटने दुखते, कैसा खड़ा रहेंगे 2-2 3-3 घंटा। वही सब सीनियर सिटीजन के लिए तो सुविधा देना तो जरूरी है गवर्नमेंट को। वो बोल रहे हैं कि पैसे तो 3,000 मिल रहे, वैसे तो बोले कि 14,000 के हम ड्राफ्ट चेक लाए हैं। अब वो जब तक वो पूरा कार्यान्वित नहीं होता तब तक बोल नहीं सकते वेदर दिस इज सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। शनिवार को बैंकों ने सिर्फ अपने ग्राहकों को ही सेवाएं दी और एटीएम में लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं बैंकों की ओर से चलाए जा रहे मोबाइल एटीएम से लोगों को काफी राहत मिल रही है। पीओएस से 2,000 रुपये निकलना है, बहुत इजी और बहुत बढ़िया सुविधा है। गवर्नमेंट काले धन बचाने के लिए जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नोटबंदी से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए पेट्रोल पंप पर स्वाइप मशीन से कैश मिलने की सुविधा शुरू तो हो गई, लेकिन चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर ये सेवा मिल पाई। ज्यादातर जगहों पर पेट्रोल पंप मालिक स्वाइप मशीन न होने की बात कहकर लोगों को लौटा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि 50 लोगों को अगर हमने कैटर करे तो पंप पे जो है जिस तरीके से गर्दी होती है तो 50 लोग तो इमीडिएट हमारे पास 5 मिनट में हो जाएंगे। उसके बाद हमने करना क्या? तो एक तो ये है कि हम इसके अगेंस्ट में है। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद से ही लोग पुराने नोट बदलवाने और बैंकों से नोट निकालने के लिए परेशान हो रहे हैं। सरकार की ओर से लोगों को राहत देने के लिए कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन बैंक और एटीएम में लोगों की भारी भीड़ बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और नोटबंदी की सबसे ज्यादा मार दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी है। सरकार के काला धन और नकली नोटों पर नकेल कसने की कार्रवाई का मजदूरों के काम और कमाई पर सीधा असर पड़ा है। ये है सोनी, जो दिल्ली के पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में दिहाड़ी का काम करती है। यहाँ पर उसके साथ बैठे ये लोग भी दिहाड़ी मजदूर हैं। सुबह होते ही ये लोग यहाँ आकर बैठ जाते हैं, लेकिन नोटबंदी के चलते आज न इनके पास काम है और ना ही पिछली मजदूरी में मिले पैसों का कोई दाम है। पूरा दिन लाइन लगने पर उसमें जब हमें देखो 4,000 रुपये वापस करेंगे, उसमें समझ 400 रुपये ढाड़ी हमारी चलेगी। इसमें हमारे कहाँ बचेगा और हम कहाँ इसमें से कहाँ खर्चा करें, कहाँ अपने बच्चा को पालूं, कहाँ अपनी खाए। ऐसा ही हाल जेसीबी चलाकर गुजारा करने वालों का है। कभी रोजाना 800 से 1,000 रुपये कमा लेते थे, लेकिन नोटबंदी के बाद से इनके पास कोई काम नहीं है। काम की उम्मीद में ये रोज सुबह यहाँ आकर बैठ जाते हैं।
काम में तो बहुत फ़र्क है जी, क्योंकि जिसने आपको काम कराना है, किसी को भी काम कराना, तो उस पास पैसा तो है नहीं, उनके पास आगे से पैसा नहीं आएगा तो वो काम क्या चलेगा। इसलिए काम का तो बहुत फ़र्क है। बैठे बैठे रहते हैं, टाइम बहुत सारे हमारे कोई पर्सनल ही फ़र्क, सारे जनता को ही फ़र्क है। बैंक में जाते हैं तो पैसा कभी 1000 मिल जाता है, कभी 2000, कभी लाइन लगाओ पूरे, ऐसे तो कोई समस्या हल नहीं होगा। गरीब और मजदूर रोज कमाता है और रोज खाता है, लेकिन सरकार के नोटबंदी के फैसले की इन पर दोहरी मार पड़ी है। ना तो पुराने 500 और 1000 के नोट चल रहे हैं और ना ही काम मिल रहा है। नोटबंदी का फैसला कागजों पर तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि सबसे निचले पायदान पे खड़े लोगों के लिए ये मुसीबत बन गया है। कहीं काम नहीं तो कहीं उस काम का कोई दाम नहीं। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारत के आदिवासी इलाकों की अर्थव्यवस्था खेती, किसानी और मजदूरी से चलती है। इन इलाकों में 1000 या 500 के नोटों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद 1000 और 500 के नोट बंद होने से आदिवासियों पर असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से राज्यसभा टीवी की ये खास रिपोर्ट देखिए। आदिवासी इलाकों में 1000 या 500 के नोट तो छोड़िए, नकदी भी ना के बराबर मिलती है। ज्यादातर आदिवासियों को काले धन और उसे रोकने के लिए नोटबंदी के फैसले की जानकारी नहीं है। आदिवासी आज भी हफ्ते भर काम के बदले मिले अनाज या जंगल से मिलने वाले उत्पाद को लेकर साप्ताहिक हाट में आता है। इन चीजों को बेचकर उसे 50 से 200-250 रुपए तक मिल जाते हैं। इससे वो गुड़, चाय की पत्ती, तंबाकू, साबुन और दूसरी जरूरत की चीजें खरीदता है। लेकिन नोटबंदी के फैसले से वो भी नहीं बच पाए हैं। बड़े नोट के बंद होने से छोटे नोटों की किल्लत ने उनकी भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको दिक्कत क्या? आपके पास तो 4000 रुपए हैं। अब तो खुल्ला नहीं मिल रहे ना, खुल्ला 100 वाले नहीं मिल रहे, 500 वाले नहीं मिल रहे। तो आपके पास जो अभी अब 200 कोई को देना होगा तो हम फिर 1800 वापस कहाँ से करेंगे? कोई सामान भी लें तो 200 के तो 1800 सामने वाले वापस भी ना करेगा। बाजार आदिवासी आबादी से दूर हैं। मीलों पैदल चलकर या फिर टेम्पो जैसी सवारियों से आदिवासी बाजार पहुंचते हैं। कभी कभी बीमारी या उत्सव के लिए उसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। यह जरूरत घर में रखा अनाज बेचकर पूरी होती है। नोटबंदी के बाद बड़े व्यापारी भी आदिवासियों को नकदी नहीं दे पा रहे हैं। लोगों के थोड़ी बहुत पैसा दे रहे हैं, कुछ के बाकी बाद में दे हैं। ये बोल के दे रहे हैं। अब जिनके पोसात दे थे, नहीं तो चिल्लर ही नहीं है अपने पास। तो बैंकों से आपको चिल्लर नहीं मिल रही ना चिल्लर। जो आदिवासी न जमाखोरी में विश्वास रखता है और न ही उधार में, उसको उसके अनाज के बदले में कागज की एक पर्ची मिल रही है। लेकिन ये पैसा कब मिलेगा, इसका वादा व्यापारी भी नहीं कर पा रहा है। 2466 का तो पैसा मिला नहीं आपको? आज नहीं मिला भैया, अब नहीं मिले। हम पैसा अभी भैया कहाँ है, नहीं है तो क्या ये पर्ची लिख के दे दिए? दिखा दीजिए वो पर्ची। नोटबंदी का फैसला ऐसा है जिसने शायद पहली बार आदिवासी को ये एहसास कराया है कि सरकार के फैसलों का असर उस पर भी पड़ता है और अर्थव्यवस्था में उसकी भी कोई जगह है। 1000 और 500 के नोट बंद होने का असर आदिवासियों के इस हाट पर भी नजर आ रहा है, जो सप्ताह में एक बार लगता है। आदिवासियों को बड़े नोटों की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़े नोट बंद होने से छोटे नोटों की कमी हो गई है बाजार में, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी प्रभावित हो रही है। कैमरामैन विजय कुमार के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, मंडला। और नोटबंदी का असर मिड डे मील योजना पर भी पड़ा है। नकदी की कमी के चलते ग्रामीण स्कूलों में राशन और सब्जियां उधार आ रही हैं। कई जगह शिक्षक अपनी जमा पूंजी खर्च कर बच्चों के भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। ओडिशा के नयागढ़ जिले के दुर्गा प्रसाद गांव के इस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे गरीब और आदिवासी परिवारों से हैं। नोटबंदी के बाद मिड डे मील योजना के लिए पैसा निकालना स्कूल की सबसे बड़ी चुनौती है। एटीएम और बैंक कई किलोमीटर दूर हैं। शिक्षक अपनी बची खुची नकदी और उधारी लेकर भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। वेजिटेबल से वगैरह वगैरह सब अपने पकड़ से कर रहे हैं। और चावल वगैरह तो सरकार और बाकी राशन जो है वो उधार में ले रहे हैं। उधार में ले रहे हैं। ओडिशा में ग्रामीण स्कूलों की कमोबेश यही हालत है। शिक्षक नहीं चाहते कि नोटबंदी के फैसले का असर बच्चों के स्कूल आने पर हो। ट्रांजेक्शन तो हम महीने के बाद मैंने लास्ट
महीने के लास्ट डेट से ही हम ट्रांजेक्शन करेंगे, तब देखा जाएगा। अब हम खुद ही मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, हम बैंक गए ही नहीं। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि योजना से जुड़ी राशि स्कूल के खातों में जमा करवाई जाती है। मिड डे मील कुकिंग कस्ट के लिए पहले से हम लोग स्कूल टीचर लोग को दे दिए हैं। अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं सोचता हूँ अगले दिन भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। स्कूलों के सामने सबसे बड़ी समस्या शहर जाकर पैसा निकालने की है। बैंकों और एटीएम में भीड़ होने से ये काम मुश्किल हो गया है। कैश की कमी के चलते सुदूर गांव में मौजूद स्कूलों के पास मिड डे मील के लिए राशि नहीं है, लेकिन शिक्षक अपने ही बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। लिहाजा स्थानीय लोगों और दुकानदारों की मदद से राशन और सब्जियों का इंतजाम किया जा रहा है। नोटबंदी के असर का एक दुखद पहलू ये भी है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ प्रणव गोस्वामी, नयागढ़, ओडिशा। आयकर विभाग ने 2.5 लाख रुपए रकम खाते में जमा कराने पर नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इधर इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने हालात सामान्य होने में 2 महीने से ज्यादा समय लगने की आशंका जताई है, तो ममता बनर्जी ने राज्य में 500 के नए नोट नहीं आने पर सवाल उठाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को कोलकाता में बैंक की कतार में लगे लोगों से मिलने पहुंची। उन्होंने लोगों से परेशानियों पर बात की। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर राज्यों के साथ भेदभाव बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी तक नए 500 के नोट जारी नहीं किए गए। उन्होंने नोटबंदी के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही। उसी के लिए हम बात करने के लिए आया। हम तो करते हैं, देखो हम लड़ते जाएंगे। आपको आप लोग रहो, हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि नोटबंदी के चलते देश में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कांग्रेस का कहना है कि बिना तैयारी के इस फैसले से सामान्य स्थिति लौटने में 2 महीने से ज्यादा समय लगेगा। 86% नोट जो है आप मार्केट से हटा रहे हो और बिना 86% नोट नए नोटों को लाए बिना, तो स्वाभाविक परेशानी होगी और ये परेशानी कम से कम 2-4 महीने और चलेगी। जेडीयू नेता शरद यादव ने सरकार से सहकारी बैंक के जरिए लोगों को मदद पहुंचाने की मांग की है। जो कोऑपरेटिव बैंक बंद किए गए, कम से कम जो हालात हैं उसमें कोऑपरेटिव बैंक के साथ पूरी सावधानी के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने नोटबंदी के फैसले का बचाव किया है। उनका कहना है कि इस फैसले से भविष्य में राजनीति, प्रशासन समेत हर जगह असर होगा। भारत की राजनीति में सुचिता आएगी, शासन और प्रशासन के काम में भी सुचिता आएगी। आतंकवाद, उग्रवाद, माओवाद की गतिविधियों में कमी आएगी। इतना ही नहीं, बल्कि मैं तो यह मानता हूं कि अमीर और गरीब के बीच की खाई भी कम होगी। इधर आयकर विभाग ने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट पर कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने सैकड़ों लोगों और फार्म को नोटिस जारी किया है। इन लोगों से आय के स्रोत की जानकारी मांगी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। गीत संगीत को समर्पित 2 युवा कलाकार। दो जिस्म एक रूप। मैंने जब इसका रिकॉर्डिंग उस दिन सुना था पहले दिन, तो इसका गाना इसके लिए काफी पहचान था मेरी। दिल को छू गया। जी जी, दिल को छू गया कि उसी दिन हम तय किए कि दोस्ती तो इससे करना ही है। जिन्हें आशीर्वाद मिला गिरिजा देवी जी का। मिली शख्सियत में देवप्रिय और समन्वय से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। नोटबंदी के बाद आज देश में कई सीटों पर उपचुनाव के तहत वोट डाले गए। इनमें लोकसभा की 4 और विधानसभा की 8 सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर 60 से 70% के बीच मतदान की खबर है।
लोकसभा की 4 सीटों के उपचुनाव के लिए शनिवार को वोट डाले गए। इनमें असम की लखीमपुर, मध्य प्रदेश की शहडोल और पश्चिम बंगाल की कूच बिहार और तमलुक सीटें शामिल हैं। वोटिंग के दौरान मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। महिलाएं, युवा और बुजुर्गों ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मतदान को लेकर इन क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। समुचित व्यवस्था रखेছি আমাদের মোবাইল পুলিশ ইউনিট से सेक्टर मोबाइल, आरटी मोबाइल, क्यूआरटी मोबाइल, एचआरएफएस मोबाइल, सो दैट আমরা যেখানেই কোনো গড়বড়ি আশঙ্কা যদি হয় या কোনো খবর পাই আমরা তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছাতে পারি और एक्शन নিতে পারি। আমরা নাকাবন্দিও समुचित व्यवस्था করে রেখেছি। लोकसभा के अलावा विधानसभा की 8 सीटों के लिए भी उपचुनाव हुए। इनमें असम में बैथालांगसो, अरुणाचल प्रदेश में हाउलियांग, मध्य प्रदेश में नेपानगर, पश्चिम बंगाल में मोंटेश्वर, तमिलनाडु में त्रिरुपरान्नाकुंद्रम, त्रिपुरा में बरजाला और खोवाई और पुदुचेरी में नेलिथोप में वोट डाले गए। मतदान केंद्रों के आसपास पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। अभी लोग आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं। यहाँ पुलिस का बंदोबस्त अच्छा है और मैं यहाँ वोटिंग करने के बाद मैं काम जाना है। আমাদের এখানে কোনো সময় মানে ঝগড়াঝাটি হয় না, খুব সুন্দরভাবে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়। কোনো সময় আমরা এদিকে কোনো মানে দেন দরবার কি জিনিস আমরা ওইদিকে এইসব হয় না। तमिलनाडु में अरावाकुरिची और तंजावुर विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान इन सीटों पर चुनाव रद्द हो गया था। वोटों की गिनती 22 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले अपनी महत्वाकांक्षी योजना यूपी 100 का उद्घाटन किया। वहीं बीएसपी ने मतदाताओं से समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने की अपील की, तो बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों को आड़े हाथों लिया। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहने वाली उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने शनिवार को यूपी 100 सेवा की शुरुआत की। इसके जरिए लोग पुलिस तक तुरंत शिकायत पहुंचा सकेंगे। मोबाइल और टेलीफोन के साथ सोशल मीडिया पर भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस सेवा को विरोधियों के दुष्प्रचार का करारा जवाब बताया है। कई बार विरोधी लोग, हमारे लोग ये सवाल करते थे कि कानून व्यवस्था को लेकर के आप क्या जवाब दोगे। कम से कम आने वाले समय में और ये व्यवस्था जब बहुत अच्छी हो जाएगी तो ये तमाम विरोधी लोगों को ये जवाब होगा कि उत्तर प्रदेश 100 नंबर जो समाजवादियों ने शुरू किया है यही उनको मदद पहुंचा रहा है, यही उनकी राहत है। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी सरकार में बाहुबलियों और भ्रष्टाचारियों का राज है। उन्होंने मतदाताओं से समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने की अपील भी की। मायावती ने कहा कि मुस्लिम समेत सर्व समाज को ये समझ लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी में उनके हित सुरक्षित नहीं हैं। गुटबाजी से घिरी समाजवादी पार्टी को वोट देना बीजेपी को मजबूत करना है। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। उत्तर प्रदेश मुक्ति चाहता है, सपा से, बसपा से और कांग्रेस से। लोग सुशासन चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक साफ सुथरी सुशासन और विकास देने वाली सरकार वहाँ बनेगी। और जैसी हमारी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश से अपराधी या तो अपराध छोड़ेंगे या उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए सभी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम में आज उग्रवादियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया। इसमें 3 जवानों की मौत हो गई जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। हमले के लिए स्थानीय उग्रवादी समूहों को जिम्मेदार माना जा रहा है। तिनसुकिया जिले के पेनगेरी में उग्रवादियों के आईईडी ब्लास्ट का शिकार बना सेना का ट्रक। शनिवार तड़के एनएससीएन के खापलांग गुट और उल्फा के एक धड़े के 15 उग्रवादियों ने सैन्य काफिले पर हमला किया। एक जवान की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। जवानों ने हमले का जवाब दिया लेकिन उग्रवादी भागने में सफल रहे। কাৰণটো এনএছচিএনৰ হ'ব পাৰে, উত্তৰাও হ'ব পাৰে, কিন্তু মানে দুইটা গ্ৰুপৰ জইণ্ট গ্ৰুপ যেতিয়া কোনোবাই ইউজ কৰিছে এইটো আমি এতিয়া যোগসূত্ৰটো ইয়াৰ লগত এতিয়া হয়তো পাম। এতিয়া আমি আগৰবাৰ বেছি ক্লু পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এই গ্ৰুপটোৰ মানে যিখিনি আমি এমুনিশ্যন বা খালি এমটি কেজেছ আমি পাম তেওঁৰ লগত মিলাই কৰি আমি ক'ব পাৰিম যে সেইটো। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात कर घटना की जानकारी ली।
हमारी तरफ से जो प्रिंसिपल हम लोगों ने लिया है, जीरो टॉलरेंस इन टेररिज्म, इसका खिलाफ कार्रवाई चल रहा है और चलेगा, और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। इस जगह पर 3 दिन में ये दूसरा हमला है। 16 नवंबर को यहीं पर नकदी ले जा रहे एक वाहन पर उग्रवादियों ने हमला किया था। इसमें एक की मौत हो गई जबकि 2 घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इधर कश्मीर में हालात अब सुधरते दिख रहे हैं। करीब 4 महीने बाद पहली बार बड़ी संख्या में दुकानें खुली। इस बीच पाकिस्तानी सैनिकों ने नौशेरा और सुंदरबनी में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। कश्मीर में 4 महीने के बाद ये नज़ारा दिख रहा है। अलगाववादियों के बंद में 48 घंटे की ढील के बाद श्रीनगर में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दुकानें खुली। सड़कों पर सुबह से ही लोगों की आवाजाही देखी गई। घाटी के दूसरे इलाकों में सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल गए। इसके साथ ही हालात सामान्य होते देख कश्मीर घाटी में 133 दिनों बाद पोस्टपेड मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। हालांकि प्रीपेड सेवा पर पाबंदी जारी है। ऑब्वियसली तो रिलैक्सेशन तो मिल जाएगी, मतलब हर किसी, खासकर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनके लिए तो रियल मिलनी चाहिए। एसेंशियल मतलब बाकी भी चीज़ें हैं बहुत सारी हैं। विंटर आने वाला है, अगर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा तो आगे तो बहुत सख्ती होने वाली है। अच्छा फील हो रहा है सर, मतलब नेट से हमें मतलब अब अच्छा फील होगा। मतलब हमारे एग्जाम्स है उससे हम मतलब नेट मदद कर सकता है सर। इन सब के बीच सीमा पार से गोलीबारी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी सेना ने राजौरी के नौशेरा सेक्टर में LOC के पास भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। ये गोलीबारी सुबह 10:30 बजे की गई। हालांकि लगातार गोलीबारी से सीमाई इलाकों के लोग दहशत में हैं। साथ ही बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी खासे चिंतित हैं। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इतनी जोर से यहाँ शेलिंग हो रही है। हमारे यहाँ मतलब जीना भी मुश्किल है और मरना भी, लेकिन हम इस हालात में भी हम अपना भारतीय सेना के साथ हैं। हमारे बच्चों की जो पढ़ाई शढ़ाई है बहुत ऐसे ही जा रही है। उनकी 3 महीने हो गए बच्चों के घर बैठे हुए। ये बच्चे क्या पढ़ेंगे और क्या करेंगे, इन बच्चों का क्या बनेगा। इस बीच कुपवाड़ा में एक और सरकारी स्कूल के आग लगाए जाने की खबर है। बीते 4 महीनों में कश्मीर घाटी में 30 से भी ज्यादा शैक्षिक संस्थानों को आग के हवाले कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। NIA ने आज जाकिर नाइक के प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के 10 केंद्रों पर छापा मारा। संगठन और जाकिर नाइक के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद ये कार्रवाई की गई है। ये FIR अवैध गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत दर्ज हुई हैं। कैबिनेट ने कुछ दिन पहले ही इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया था। इससे पहले जाकिर नाइक के NGO पर विदेशों से चंदा लेने पर रोक लगी थी। इस बीच जाकिर नाइक के वकील मोबिन सोलकर ने कहा है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जांच एजेंसी के साथ पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी शताब्दी व्याख्यान कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने नाजुक वक्त में देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। साथ ही वैश्विक शांति और निरस्त्रीकरण के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। कांग्रेस ने भी आज से इंदिरा गांधी के जन्म शताब्दी पर साल भर होने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी को एक जुझारू नेता बताया। A world of peace with complete disarmament. The non-aligned movement cannot rest at peace. To the last breath of her life, she not only believed in that, but she carried it forward. She was an institution, a leader with the courage of her convictions and nerves of steel, unflinching in the face of duty, resolute against all that was unjust. She led our nation through the tumultuous battles of the 60s, of the 70s, never faltering in her dedication to the masses who gave her their complete trust. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आज देश ने उन्हें याद किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती पर कांग्रेस मुख्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर इंदिरा गांधी का रिकॉर्डेड भाषण भी सुनाया गया। ये प्रश्न भी मेरे मन में उठा कि भारत की महिलाओं को कितना न्याय मिला है इतने वर्षों। अभी भी बहुत लोग हैं हमारे देश में जो एक लड़की के पैदा होने को बोझ समझते हैं। तो जब तक ये विचारधारा नहीं बदलेगी, जब तक बहनें पिछड़ी रहती हैं किसी भी कारण, तब तक देश आगे बढ़ नहीं सकता। इंदिरा गांधी को उनके सफदरजंग रोड स्थित पुराने आवास पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। पूरा देश इंदिरा गांधी के नेतृत्व, उनकी बहादुरी, उनके कुर्बानी को स्मरण करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इंदिरा गांधी को याद किया। वहीं संसद के केंद्रीय कक्ष में भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। इसमें कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इंदिरा गांधी का जन्म आज ही के दिन 1917 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और 1966 से 1977 और फिर 1980 से 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स खत्म करने समेत कई बड़े फैसले लिए। उनके कार्यकाल में ही देश ने पहला परमाणु परीक्षण किया। 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में सफदरजंग स्थित सरकारी आवास में उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु चाइना ओपन बैडमिंटन के फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने सेमीफाइनल में कोरिया की सुंग जी ह्यून को हरा दिया। पहला गेम कोरियाई खिलाड़ी ने आसानी से जीत लिया। दूसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया। हालांकि सिंधु ने इसे जीतने में कामयाबी हासिल की। तीसरे गेम में कोरियाई खिलाड़ी ने बढ़त बना ली थी, लेकिन सिंधु ने पलटवार करते हुए गेम और मैच अपने नाम कर लिया। सिंधु ने मुकाबले को 11-21, 23-21 और 21-19 से अपने नाम कर लिया। रविवार को खिताबी मुकाबले में पीवी सिंधु ने उनके सामने जो है वो चीन की सुंग यू की चुनौती होगी। विशाखापट्टनम टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। दूसरी पारी में कप्तान विराट कोहली की दमदार पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ विशाल बढ़त हासिल कर ली है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 98 रन बना लिए हैं। भारत की कुल बढ़त 298 रनों की हो गई है। दूसरी पारी में भारत के 3 विकेट जल्दी गिर गए। इसके बाद कोहली और रहाणे ने मोर्चा संभालते हुए भारतीय पारी को संभाला। दिन का खेल खत्म होने तक कोहली 56 जबकि रहाणे 22 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 255 रनों पर सिमट गई। इस तरह से पहली पारी में भारत को 200 रनों की बढ़त मिली। आज पहले सत्र में इंग्लैंड ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। स्टोक और बेयरस्टो ने छठे विकेट के लिए 110 रनों की साझेदारी की। उमेश यादव ने बेयरस्टो को बोल्ड करके इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद स्टोक 70 रन बनाकर अश्विन का शिकार बने। पहली पारी में अश्विन को 5 विकेट मिले। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।